हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है त्रिष्ता चक्रवर्ती एंड आप देख रहे हैं माई सेल्फ त्रिशी। सो बेसिकली काउंसलिंग के ऊपर ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं और डरते भी है कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है दी, हम कैसे करें, चॉइस फीलिंग कैसे होगी, कॉलेज अलॉटमेंट्स कैसे होगी। सब कुछ इस वीडियो में मैंने क्लियर कट कर दिया है और इस वीडियो के बाद तुम्हें दूसरा किसी वीडियो में स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ मैंने खुद इंश्योर कर रखी है। तो ये वीडियो देखना है और पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि सब कुछ मैं अच्छे से बताने वाली हूँ कि काउंसलिंग कैसे होता है एंड इसके बाद तुम आराम से अपनी काउंसलिंग खुद से कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प। बट हाँ, ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशंस को फॉलो करके अगर काउंसलिंग नहीं करोगे तो रिफंडेबल मनी भी वापस नहीं मिलेगा। एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा बहुत खर्चा होने वाला है, क्योंकि कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम पे एक सिक्योरिटी मनी ली जाती है, तो इसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो लेट्स स्टार्ट काउंसलिंग के बारे में बात करना। हमें ऑलरेडी पता चल गया है सीजीआई की तरफ से कि 24 जुलाई को हमारा जो काउंसलिंग है वो होने वाला है, ठीक है। और 4 राउंड्स होने वाले हैं। ये 4 राउंड्स का क्या मुद्दा है ये भी हमें बहुत अच्छे से देखना है। तो टेक्निकली आज पूरा देखते हैं कि काउंसलिंग कैसे होता है, हाउ डज इट हैपन। तो पहले अगर तुम्हें काउंसलिंग की बेसिक नहीं पता है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द काउंसलिंग। तो काउंसलिंग 2 प्रोसेस में होती है। एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, इसमें वो सारे बच्चे बैठते हैं जो 15% कैटेगरी में आते हैं, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मिलना है। और स्टेट काउंसलिंग होती है सबके लिए। ये होता है प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये होते हैं स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए और डीम्ड वाले स्टूडेंट के लिए भी। तो ये तीनों इस कैटेगरी में बैठ सकते हैं। तो ये जो स्टेट काउंसलिंग है, तो स्टेट तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो स्टेट अब सारे स्टेट्स के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स मिलते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखनी है कि डिफरेंट वेबसाइट हमें मिलेंगे। डिफरेंट वेबसाइट पे जाके हमें स्टेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है और उन्हीं स्टेट्स में अप्लाई करना है जो ओपन फॉर ऑल है, क्योंकि हर स्टेट सबके लिए ओपन स्टेट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एमसीसी काउंसलिंग में, जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग कहलाता है। इसमें हमें ये सारे के सारे कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे कि एम्स मिलता है, जिपर मिलता है, बीएचयू मिलता है, एएमयू मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी मिलता है। यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से कर सकते हैं? एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। अगर तुम मुझसे क्वेश्चन करने वाले हैं कोई बीएएमएस और बीयूएमएस कहाँ से कर सकते हैं दीदी, तो वो हम लोग आयुष काउंसलिंग से कर सकते हैं। उसके बारे में भी कभी और बात ज़रूर करेंगे। तो आज अभी तुम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझाने वाली हूँ, कौन कौन काउंसलिंग के लिए बैठना चाहिए। तो सब कोई काउंसलिंग के लिए बैठ सकता है टेक्निकली। जो 169 से अबव है, ये सारे के सारे लोग काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हैं। देखा जाए तो पूरा पॉपुलेशन जितने लोग एग्जाम्स देते हैं उनका सिर्फ 2-3% मिस जाता है, वरना बाकी सब कोई काउंसलिंग के लिए अपेयर कर सकते हैं। पर इसमें थोड़ा सा कैच है, अगर तुम 200 प्लस हो तो तुम्हें शायद से डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेगी, पर अगर तुम 500 प्लस हो तो तुम्हें शायद से स्टेट कोटा मिल भी सकता है। पर इस बार रैंक इन्फ्लेशन होने की वजह से चांसेस बहुत कम है, यानी कि पकड़ के चलो ये हो या ये हो, तुम्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमें काम करना है। अब इसके बाद आती है ये क्वेश्चन कि दीदी हमारी फ़ीस कितनी लगती है। तो लेट्स टेल यू अबाउट द फीस। पहले तो मैं ये चीज़ तुम्हें बता दूं कि जो नीट काउंसलिंग होती है, ये 15% कोटा का जो होता है वो उसका रजिस्ट्रेशन हमें पहले एमसीसी काउंसलिंग में कर लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे ही हमने एमसीसी काउंसलिंग में इसकी रजिस्ट्रेशन कर ली, उसके बाद हमें पता चलता है कि जनरल के लिए जो फ़ीस होती है वो 1000 रुपीज़ की होती है एंड रिफंडेबल एक फ़ीस हमें पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग कभी कभार सिक्योरिटी मनी भी कहते हैं। ये सिक्योरिटी मनी 10,000 का होता है, यानी कि तुम्हें अगर तुम जनरल से हो तो तुम्हें 11,000 अपने पास रेडी करके काउंसलिंग के लिए रखना पड़ेगा, अगर तुम इस 15% कोटा में आते हो तो, ठीक है। अगर तुम SC/ST वाले कोटा से हो तो यहाँ पे तुम्हें 500 फॉर रजिस्ट्रेशन रेडी करके रखना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ नॉन रिफंडेबल मनी में तुम्हें 5000 पे करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें यहाँ पे सिंपल सी बात है 5500 अमाउंट रेडी करके रखना पड़ेगा। इतना चीज़ तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज़ तुम लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछा है कि दी अगर राउंड 1 में मैं सिलेक्टेड हुई तो क्या मैं राउंड 2 ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हो तुम। अगर राउंड 1 में सपोज तुम्हें वो सीट नहीं मिला
वाला कि जो तुम्हें चाहिए था एंड तुम अभी भी थोड़ा सा वैरायटी ऑप्शन सर्च करना चाहती हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि सपोज तुम्हें राउंड 1 में सीट मिल गया, अब सपोज तुम्हें कॉलेज भी मिल गया, अब तुमने क्या किया, तुमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने सारे के सारे डेटा डाल दिया, तो फिर तुम्हें राउंड 2 नहीं मिलेगा। पर अगर तुमने राउंड 1 में तुम्हें सीट मिला पर तुम्हें सीट नहीं चाहिए, तो वो लोग तुमसे पूछेगा इफ़ यू वांट द सीट, और तुम बोलना कि मुझे सीट नहीं चाहिए, तब तुम राउंड 2 में आराम से आ सकती हो। ये चीज़ अभी तुम्हारा क्वेश्चन में आ सकता है कि दी ये जो पेमेंट्स है ये किससे होंगे, ये पेमेंट्स ऑनलाइन से होंगे, ऑब्वियसली ये पेमेंट्स ऑनलाइन से होंगे, इसके रिलेटेड में मैं बाद में बात करूँगी, ठीक है। और अगर तुम्हें राउंड 1 में सीट ना मिले तो तुम्हें ऑटोमेटिकली राउंड 2 में भेज दिया जाएगा, इसके बारे में तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारे पास 4 राउंड है, उसके बारे में बाद में हम लोग बात कर ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा बात करने वाली हूँ नीट के चॉइस फिलिंग के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में सब कोई ज़्यादा गलती करता है। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। तो ये जो चॉइस फिलिंग होती है इसमें तुम्हें अपने प्रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, पर प्रेफरेंसेस ऐसे नहीं दो कि अंधों की तरह प्रेफरेंस नहीं दे सकते हम लोग। जैसे कि मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ समझाती हूँ, कट ऑफ देख के तुम्हें प्रेफरेंसेस फिल करना है, ठीक है। कट ऑफ देख के तुम्हें प्रेफरेंसेस फिल करना है। अब तुमने ये चीज़ तो सुनी होगी कि 600 में तुम्हें कभी एम्स दिल्ली तो नहीं मिलेगा, है ना, कोई भी एम्स तुम्हें नहीं मिलेगा 600 में। तो 600 अगर तुम्हें मिला है तो तुम क्या करोगे, स्टेट कॉलेजेस में ट्राई करोगे, स्टेट कॉलेज या किसी लोकल कॉलेज में ट्राई करोगे, ऑब्वियसली एम्स दिल्ली में ट्राई तो नहीं करोगे ना। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्रेफरेंसेस कट ऑफ चेक करके सबमिट करना है, वरना तुम्हें वो कॉलेज नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो और वो कॉलेज मिलेगा जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस, ये तुम्हें अच्छे से बनाना पड़ेगा। पहले तुम्हें बेस्ट कॉलेजेस को रखना है, फिर एवरेज को और फिर ओके को, ठीक है। तो इसके बाद तुम लॉक कर देनी अपनी चॉइसेस को, जो भी चॉइसेस तुमने दिया है उसे लॉक कर दो और लॉक किए हुए चॉइसेस की एक प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लॉक चॉइसेस की लिस्ट उन लोगों को नहीं मिलती है, और जस्ट टू क्रॉस चेक यू वो देखते हैं कि तुम्हारे पास ये लॉक चॉइसेस की लिस्ट है या नहीं है। क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो कि तुम्हें एम्स चाहिए था और तुम्हें एमएएमसी मिल गया तो तुम एमएएमसी से चला रहे हो, तुम्हें एम्स नहीं मिला, ऐसा तो नहीं हो गया। या ऐसे मेस को अवॉइड करने के लिए तुम्हें खुद ही उसकी प्रिंट आउट कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है मैं बात करने वाली हूँ तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि तुम्हें जानना हो पड़ेगा, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो सारा काम तुम करोगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है जो कि तुम बिल्कुल सेव कर लो अंटिल तुम्हारी काउंसलिंग कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद हमें कट ऑफ का ध्यान रखना पड़ेगा। कट ऑफ सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, अगर कट ऑफ का ध्यान नहीं रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा इतना मेहनत करने का। तुम्हें जनरल के लिए याद रखना है कि 50% क्राइटेरिया होता ही है, तो 164 इस बार का लॉकिंग मार्क्स है, ठीक है। अगर जनरल पीएच की बात करें तो 146 इज़ द लॉकिंग मार्क्स, अगर एसटी ओबीसी की बात करें तो 129, एंड उसके बाद अगर एसटी ओबीसी पीएच की बात करें तो 129 एंड एसटी का भी 129 लॉकिंग मार्क्स है। पर लॉकिंग मार्क्स से तुम्हें लॉकिंग मार्क्स से तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तुम्हें इस लॉकिंग मार्क्स से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। यू हैव टू सिंपली क्राइटेराइज कि तुम्हें कितने मार्क्स में मिल सकता है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी सैड टू से दिस थिंग कि तुम्हारा जो इस साल का क्राइटेरिया है, जनरल अगर तुम हो तो तुम्हें 660 अबव चाहिए ताकि तुम्हें कॉलेज मिल जाए। ओ क्या ये दिख रहा है? शायद ये नहीं दिख रहा, वेट लेट मी राइट फॉर यू। तुम्हें 660 प्लस मार्क्स चाहिए ताकि तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर तुम जनरल पीएच से हो तो माइट भी 640 मार्क्स चाहिए। एसटी से हो तो तुम्हें 620 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर तुम एससी से हो तो तुम्हें 600 प्लस मार्क्स चाहिए, और अगर तुम एसटी से हो तो तुम्हें 550 प्लस मार्क्स चाहिए, और वो 510 क्लोजिंग मार्क्स तक जा सकता है। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि ये तुम्हारी क्लोजिंग रैंक है। क्या है? क्लोजिंग रैंक है। तो तुम्हें देख लेना पड़ेगा, नहीं एक्चुअली ये क्लोजिंग मार्क्स है, बट तुम्हें मेनली देखना पड़ेगा रैंक, क्योंकि रैंक के बेसिस पे तुम्हारी काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले अपनी रैंकिंग देख के स्टार्ट करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी मैं बताने वाली हूँ जो बिल्कुल नहीं मिस करना है काउंसलिंग के बारे में।
देखो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें जानना ही पड़ता है जब तुम काउंसलिंग के प्रोसेस पे आते हो। तो पहले तुम्हें क्लास 10 की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए, उसके बाद तुम्हें क्लास 12 की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए, ऑब्वियसली ऑथेंटिक वाली चाहिए। नीट की जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए, उसकी प्रिंट आउट चाहिए। अगर तुमने पहले नहीं करवाया है तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, जल्दी से जाके ढूंढो, तुम्हारे पास अगर कोई कॉपी है तो प्लीज़ उसे प्रिजर्व करके रखो। नीट की कंफर्मेशन फॉर्म चाहिए कि हाँ तुम कंफर्म्ड हो नीट के लिए, ठीक है। नीट का जो स्कोर कार्ड है, दिस इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि तुम्हें कौन से कॉलेजेस मिलने वाले हैं। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर तुम SC ST कैटेगरी से हो तो तुम्हारी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, और जनरल वालों भूल जाओ, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, मैं एक अच्छी एडवाइस दे रही हूँ, ये जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है इसे वही वाला फ़ोटोग्राफ रखना जो नीट में यूज़ किया था, इससे तुम्हें पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नीट में जो एडमिट कार्ड में तुम्हारा फ़ोटो है उसका ही 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तुम बना लो। अगर पॉसिबल नहीं है फिर तुम फ़ोटो फिर से खींचने जाओ, पर अगर वो वाला फ़ोटो तुम रखोगे तो उन लोगों को आइडेंटिफिकेशन करने में ईजी होगा, काउंसलिंग तुम्हारा स्मूथ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर तुम्हें आधार, पैन एंड पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। TC एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्लीज़ तुम्हें जमा करना ही पड़ेगा। अगर तुमने कहा कि मेरे पास TC नहीं है तो जाओ अपने स्कूल से जाके TC मंगवा लो, क्योंकि TC हर स्कूल में दिया जाता है आफ्टर यू आर पास आउट फ्रॉम क्लास 12, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे? गैप सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। तुम किसी तहसील ऑफिस में जा सकते हो या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, और वहाँ पे जाके तुम्हें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करनी पड़ेगी। क्या सबमिट करना पड़ेगा? आइडेंटिटी प्रूफ तुम्हें सबमिट करनी पड़ेगी, और एनी प्रूफ तुम्हें सबमिट करनी पड़ेगी, और उसके बाद तुम्हें गैप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और वो वहाँ पे अकॉर्डिंगली तुम्हारे गैप सर्टिफिकेट में लिख देंगे कि तुम अभी ड्रॉप ले रहे थे या तुम किसी कॉलेज में थे और उसके साथ तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। जैसे भी उन्हें गैप सर्टिफिकेट लिखना पड़ता है, उन्हें ऑलरेडी पता है, वो लिख देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। इसके बाद आता है एम्स, जिपमर, BHU, इसके लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने 2 मिनट पहले ही तुम्हें समझाया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिन लोगों का मार्क्स कम आया है। अब बहुत सारे ऐसे भी है जो 500 प्लस है, पर वो लोग एक्चुअली बाउंड है डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेने में। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तुम्हें 5000 का रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, और जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 2 लाख है। रिफंडेबल है पर 2 लाख है। तो सोच समझ के काम करना है, ठीक है। अभी सोच समझ के क्यों काम करना है मैं आगे बताती हूँ तुम्हें। देखो, नीट का जो काउंसलिंग होता है उसके 4 राउंड्स हो चुके हैं इस बार, पहले नहीं था, इस बार हुआ है। तो राउंड 1 एंड राउंड 2 में सिंपली तुम्हें कॉलेज अलॉटमेंट्स हो जाते हैं स्मूथली। ये जो राउंड 3 होता है उसको हम लोग मॉपअप राउंड कहते हैं। उन लोगों को सीट मिलता है, सपोज कोई सीट्स खाली पड़ गए हैं और तुमने अप्लाई कर रखा है और तुम्हारा जो मार्क्स है वो कट ऑफ मार्क्स के थोड़े ही से इधर उधर हो रहा है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि तुम्हें वो सीट अलॉट हो जाती है मॉपअप राउंड पे। पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है, ये तो पहली बार आया, तो इस राउंड के बारे में मुझे थोड़ा सा बात करना है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड एक ऐसा राउंड होता है जहाँ पे तुम मेनली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को रिसीव करते हो, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो तुम्हें इन तीनों में भी मिल जाएगा, प्राइवेट वाला तुम्हें इन तीनों में भी मिल जाएगा, पर डीम्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ तुम्हें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिलेगा। अब इसकी शर्त बहुत ही डिफिकल्ट है। क्या है कि इफ़ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट ही हैज़ टू जॉइन द अलॉटेड सीट। भाई ये कहाँ का सिस्टम है, मैंने तो नहीं सुना था। अगर तुम्हें सीट मिल जाती है तो तुम्हें वो सीट ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर तुमने नहीं ज्वाइन किया तो तुम्हें नीट 2025 के लिए बैठने नहीं दिया जाएगा। यस, अगर तुमने उनका दिया हुआ सीट ज्वाइन नहीं किया तो तुम्हें नीट 2025 के लिए नहीं बैठने दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, वो तुम्हें डिबार्ट कर देंगे 1 साल नीट एग्जाम से बैठने के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम 2024 में कोई भी कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करते हो स्ट्रे वैकेंसी राउंड पे, तो तुम्हें सज़ा के तौर पे 1 साल नीट नहीं दिया जाएगा, यानी कि तुम नीट 2025 में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड पे जाने से पहले सोच समझ के पैर रखना, क्योंकि प्राइवेट यहाँ से मिल सकता है, मॉपअप राउंड से भी तुम्हें प्राइवेट मिल जाएगा। तुम्हारे मार्क्स के अनुसार वो दिखा देंगे कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज तुम्हें लेने वाला है। पर जो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ना, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होता है। यहाँ पे तो सिर्फ 164 प्लस रहना पड़ता है और वो तुम्हें ले लेते हैं, ठीक है। तो इस राउंड पे तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ वाली कोई सीन नहीं है। पर अगर ये वाले राउंड पे तुमने अप्लाई किया है तो ये शर्त तुम्हें मानना पड़ेगा, कॉलेज तुम्हें लेना ही पड़ेगा, वरना वो तुम्हें नेक्स्ट ईयर एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो, न्यू रूल आया है
रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले हम लोग का क्या होता था कि पहले तो रजिस्ट्रेशन हो जाता था, उसके बाद हम लोगों को सीट अलॉटमेंट मिल जाती थी एंड उसके बाद हमारा कॉलेज वेरिफिकेशन होता था, ये पहले होता था। अब न्यू रूल ये कहता है कि पहले तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, तुम्हें रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें सीट अलॉट किया जाएगा। मतलब मैं सिंपल चीज़ समझाऊँ तुम लोगों को कि तुम लोगों को सीट अलॉट तभी होगा जब तुम डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाओगे। क्या करवाओगे? डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवा लोगे, तब तुम्हें जो सीट है वो अलॉट हो जाएगा। पहले क्या होता था? पहले तो वो लोग सीट अलॉटमेंट को चेक करते थे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। पर न्यू रूल ये कहता है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो फिर मैं सीट दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे तुम्हारे जितने भी सारे डाउट्स थे, मेरे को छूट गया क्या? नहीं, तो सारे के सारे तुम्हारे जितने सारे डाउट्स थे मैंने काउंसलिंग के रिलेटेड क्लियर कर दिया। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे आओ, वहाँ पे ज्वाइन करो और वहाँ पे एडमिन या ओनर सेक्शन में मेरा प्रोफाइल तुम्हें दिख जाएगा, वहाँ पे आके तुम मैसेज कर सकते हो कि तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है और मैं उसके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँगी। पहले बता रही हूँ कि तुम्हारे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होंगे वो ध्यान से करना, क्योंकि तुम्हें ये मनी रिफ़ंड चाहिए, रिफंडेबल मनी भी तुम्हें रिफंड चाहिए। अब इसी के लिए मैंने कहा कि कुछ गलतियां हैं जो सब कोई कर बैठते हैं और इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता, तो मिस्टेक्स यू शुड नॉट डू ड्यूरिंग द काउंसलिंग। पहली इन्फॉर्मेशन तुमने प्रॉपरली नहीं। अगर मैं तुम्हें स्ट्रे वैकेंसी के बारे में नहीं बताऊँ तो क्या तुम्हें पता चलेगा कि स्ट्रे वैकेंसी में ऐसा एक शर्त है? तुमने सपोज स्ट्रे वैकेंसी के लिए लगा दिया और उन्होंने बोला कि अभी के अभी आप अगर यहाँ पे एडमिशन करवाना चाहते हैं आपको 1 करोड़ देना पड़ेगा, तुम्हारे पास है ही नहीं 1 करोड़, और इधर ये भी बोल रखा है कि नीट 2025 तुम्हें देने नहीं देंगे, तो तब तो तुम फंस जाओगे। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तुम्हें रहना चाहिए काउंसलिंग से पहले। उसके बाद नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तुम्हारे पास अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली नहीं है, सपोज तुम्हारे पास टीसी नहीं है, सपोज तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सपोज तुम्हारे पास गैप सर्टिफिकेट नहीं है, तुम ड्रॉपर हो, तो तुम्हारा नहीं हो सकता काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद फिलिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो अगर रॉन्ग हो गया तुम्हारा रिजेक्शन हो जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस से तुम एंटर नहीं कर सकते कोई भी मेडिकल कॉलेज में, तो इस चीज़ को भी ध्यान रख के चलना है। एंड इसके बाद है फिल द इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली। ये मैं स्पेशली कार्ड डिटेल्स के बारे में बोल रही हूँ, कार्ड के बारे में बोल रही हूँ, इसका इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सही से देना, वरना तुम्हारे पास तुम्हारा एक भी पैसा रिफंड नहीं आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें सोच समझ के करनी है। सो आई होप आई हैव गाइडेड यू अ लॉट अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस। ये मेरा पहला वीडियो था काउंसलिंग के ऊपर एंड ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में काउंसलिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और लोगों को बताना मेरे बारे में, ताकि वो मेरा चैनल आके सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।